हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जनवरी के पहले सप्ताह यानी 2021 के जनवरी के पहले सप्ताह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर इस वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं और इसमें सभी पार्ट्स को कवर किया जाएगा, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, सभी पोर्शंस के करंट अफेयर्स को लिया जाएगा जो हफ्ते भर हॉट टॉपिक बने हुए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अब न्यूज़ से स्टार्ट कर देते हैं। विदेश मंत्रालय ने वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल की शुरुआत करी है। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए 30 दिसंबर 2020 की वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। पोर्टल और ऐप की शुरुआत के कार्यक्रम के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि इसका मकसद मंत्रालय, भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना है। मोबाइल ऐप का उपयोग भारतीय समुदाय के लोग और भारतीय नागरिक करेंगे, जबकि वेब पोर्टल का उपयोग मिशन द्वारा किया जाएगा। अभी तक दुनिया भर में भारतीय समुदाय से जुड़ने के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रभावी संवाद माध्यम उपलब्ध नहीं था और अब मंत्रालय भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित कर सकता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आपको पता होगा कि 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किन के लिए मनाया जाता है? जो भारत के लोग होते हैं और विदेश में जाकर बस जाते हैं और किसी न किसी तरीके से भारत का नाम रोशन करते हैं, भारत के हित में कार्य करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2003 में अनिरुद्ध जगन्नाथ को पहले थे। 2003 से ही प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है और पहले जो सम्मानित व्यक्ति थे वो थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। इस बार 2021 के लिए जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है वो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये रिपब्लिक ऑफ सुरिनाम के प्रेसिडेंट हैं। इस बार इसका थीम है, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत आईसीसी WTC रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार। भारत ने मेलबर्न टेस्ट जीतकर स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की विश्व टेस्ट रैंकिंग के अगले साल होने वाले फाइनल में खेलने की दौड़ में बरकरार रखा है। 30 दिसंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत अंक तालिका में दूसरे स्थान पर कायम है। भारत ने मेलबर्न में 8 विकेट की जीत के साथ 30 अंक हासिल किए। टीम 390 अंक से 72.2% अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है। भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में हार और धीमे ओवर गति के लिए जुर्माने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम शीर्ष पर चल रही है। टीम के 322 अंक से 76.6% अंक हैं। नेक्स्ट है एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना की मंजूरी। केंद्र सरकार ने देश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पोर्टल में मिलने के लिए एथेनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के वास्ते इस योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद अधिशेष चीनी उत्पाद को खपाना और दूसरी तरफ कच्चे तेल के आयात में कमी लाना है। यह ब्याज सहायता नई और मौजूदा सीरा या अनाज आधारित डिस्टिलरीज के विस्तार और चेकदार ज्वार और मोटे अनाज में से एथेनॉल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एथेनॉल आश्वसन क्षमता के विस्तार के लिए एक संशोधित योजना की मंजूरी प्रदान की है। झोंग शांगचान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग शांगचान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ इस साल 70.9 अरब डॉलर से बढ़कर 77.8 अरब डॉलर हो गई है। शान बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हैं। उनकी दौलत इस साल बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। झोंग शांगचान एक निजी अरबपति हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक साल 2020 में झोंग की संपत्ति बढ़कर 77.8 अरब डॉलर हो गई है। न्यूजीलैंड, नेक्स्ट न्यूज़ है, न्यूजीलैंड टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर न्यूजीलैंड टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 101 रनों से जीतकर
टीम ने पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया इसी के साथ 116 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि भारतीय टीम 115 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है। चौथे स्थान पर इंग्लैंड की टीम है जिसके 106 अंक हैं, जबकि 91 अंकों के साथ श्रीलंका की टीम 5वें नंबर पर स्थित है। अब इस पूरे पॉइंट जो न्यूज़ है इसमें दो देशों की बात हो रही है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दोनों देशों के बारे में आप जान लीजिए। न्यूजीलैंड जिसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, प्रधानमंत्री हैं यहाँ की जैकिंडा अर्नेंड। अब ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट न्यूज़ है, WHO ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी वैक्सीन को पहली बार मान्यता दी गई है। WHO के इस फैसले से विश्व भर के देशों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए रास्ते खुल गए हैं। बता दें कि फाइजर की वैक्सीन कई देशों में पहले से इस्तेमाल में है। WHO ने अपने एक बयान में कहा है कि फाइजर बायोटेक वैक्सीन पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे कोरोना महामारी के आने के बाद संगठन की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन की सबसे पहले ब्रिटेन में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ में आने से पहले आपको WHO के बारे में जानना चाहिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनोम। नेक्स्ट है, भारत ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के तहत देश रक्षा उपकरणों और मिसाइल के व्यापक प्रारूपों के निर्माण की क्षमता बढ़ा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और यह 96% स्वदेशी प्रकृति की है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। आकाश मिसाइल लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन पर सटीक लक्ष्य साध सकती है। आकाश मिसाइल प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी है और भारत में ही इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, और हाँ आपको ये बताना चाहिए कि आकाश जो है वो भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था। तो 5 मई 2015 को इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गुजरात सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। इसमें 2022 तक सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी राज्य में 800 मेगावाट सौर बिजली पैदा होती है, जबकि 11,000 मेगावाट की क्षमता विकसित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि नई नीति में विशेष रूप से मध्यम एवं लघु उद्योगों के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रावधान है ताकि उनकी उत्पादन लागत घटे और वे वैश्विक बाजार प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकें। देश में पहली बार सौर नीति शुरू करने के अतिरिक्त गुजरात ने सूर्य गुजरात योजना भी शुरू की थी। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च की निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हर्षवर्धन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टीका की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता और भारत की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान की पहचान करते हुए कहा है कि इसके टीकों का उपयोग 170 देशों में किया जाता है। इस निमोसिल टीके का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदारों के सहयोग से किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दुनिया में हर तीसरे बच्चे का टीकाकरण इसके द्वारा तैयार टीका देकर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि विराट कोहली बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, धोनी को मिला ये खास सम्मान। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। विराट कोहली ने पिछले 10 सालों में टेस्ट, T20 और वनडे में 56.97 की औसत से 20,396 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दशक में 66 शतक और 94 अर्धशतक लगाए हैं।
कोहली इस दशक में वनडे में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया है। धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए यह अवार्ड मिला है। धोनी ने नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। अब आईसीसी ने उस खेल भावना के लिए धोनी को यह सम्मान दिया है। नेक्स्ट है, भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वर्ष 2025 तक होगा 5वें स्थान पर। भारत वर्ष 2019 में यूनाइटेड किंगडम से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन वर्ष 2020 में वापस छठे स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब वर्ष 2025 तक इंग्लैंड से आगे निकल जाएगा और भारत के बारे में वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भविष्यवाणी भी की जा रही है। हालांकि भारत के कृषि क्षेत्र ने विकास दर्शाया है, जो भारत में आर्थिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कारक है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के मामले में भी भारत कई विकासशील देशों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि यह दुनिया के अधिकांश टीकों का निर्माता है और भारत में 42 साल से टीकाकरण कार्यक्रम चालू है, जो हर साल 55 मिलियन लोगों को टीकाकरण करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च। यह सुविधा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने की है। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और इसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक केवल जीप से वाइल्ड लाइफ सफारी की जाती थी, लेकिन अब अफ्रीका में हो रही सफारी की तर्ज पर भारत के मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में भी हॉट एयर लाइफ सफारी की जाएगी। इस नए आकर्षण के से मध्य प्रदेश का पर्यटन और बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, उड़ीसा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, 2023 विश्व कप की करेगा मेजबानी। यह स्टेडियम क्षेत्र में खेल को और लोकप्रिय बनाने और इसकी दशा बनाने में सहायता करेगा। स्टेडियम के भीतर सुविधाओं को दुनिया के बाकी बेहतरीन स्टेडियम में मानक बनी सुविधाओं को स्थापित किया जाएगा। इस स्टेडियम का निर्माण 15 एकड़ जमीन पर बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन राजधानी भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला में होगा, जिसे देश के दिलीप तिर्की और सुनीता लाकड़ा जैसे कई मशहूर खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। हॉकी की लोकप्रियता जिले भर में देखी जा सकती है। अब इस पूरे आर्टिकल में उड़ीसा की बात हो रही है, तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट है, गुजरात में स्थापित होगी देश की पहली लिथियम रिफाइनरी। इस रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। राज्य सरकार ने बताया है कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। यहाँ पर लिथियम को प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। इस काम में मणिकरण पावर लिमिटेड का बड़ा निवेश करने जा रही है। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और यह भारत में नहीं पाया जाता है। हाल ही में भारत ने बोलीवियाई लिथियम भंडार तक पहुंच प्राप्त की है। भारत ने साल 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन संख्या को 30% तक बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट में एम्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह साल चुनौतियों से भरा रहा है। ये अंतिम दिन भारत के लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मचारियों, दवा दुकानों पर काम करने वाले और दूसरे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को याद करने का है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 हमें यह सिखाया जा रहा है कि स्वास्थ्य ही संपदा है।
राजकोट में एम्स के लिए 201 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। इसके निर्माण पर लगभग 1,195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। संस्थान का निर्माण साल 2022 के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है। इस आधुनिक अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे, जिनमें 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक में होंगे। एम्स के बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्वदेशी लोगों के सम्मान के लिए अपने राष्ट्रीय गान में किया संशोधन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 31 दिसंबर 2020 को यह सूचित किया कि देश के स्वदेशी समुदायों और इतिहास को पहचान प्रदान करने के लिए देश अपने राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को एक नए रूप में प्रस्तुत करके नए साल में लाया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2021 को राष्ट्रगान में लागू किया गया है। न्यू साउथ वेल्स स्टेट प्रीमियर ग्लेडिस बेरेजिक्लियान के सत्ता में आने के महीने से भी कम समय में राष्ट्रगान में यह परिवर्तन किया गया है। उन्होंने स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए अपना समर्थन दिया है। स्वदेशी लोगों ने यह उल्लेख किया है कि देश के राष्ट्रगान ने उन्हें एक और अनेक इतिहास को प्रतिबंधित नहीं किया है और उनके इतिहास को प्रतिबंधित नहीं किया है। नेक्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु 23.1 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। इसके तहत 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने कर्ज समझौते पर 30 दिसंबर 2020 को हस्ताक्षर किए थे। असम बिजली क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के लिए यह कर्ज की तीसरी किस्त है। इस कार्यक्रम को एशियन डेवलपमेंट बैंक निदेशक मंडल ने जुलाई 2014 में मंजूरी दी थी। एशियाई विकास बैंक एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसके कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, जबकि बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। किसान कल्याण मिशन नाम का यह कार्यक्रम राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। किसान कल्याण मिशन के तहत समूचे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस साल मिशन के जरिए किसानों की 3 नए कृषि कानूनों को लेकर जारी नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार हर हाल में साल 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाकर डबल करने पर फोकस कर रही है। इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल, किसानों को जीरो ब्याज पर कर्ज मुहैया कराना, किसान क्रेडिट कार्ड समेत सभी योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत में कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण कैसे करें, जानें इसके बारे में सब कुछ। नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई द्वारा वैक्सीन की मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में ड्राई रन की तैयारियों का जायजा खुद लिया और कहा कि अभी सिर्फ देश के 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण के लिए कोविड-19 वैक्सीन वितरण की निगरानी, डाटा रखने और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत करवाने के लिए वैक्सीन नाम का एक ऐप यानी कोविन ऐप बनाया है। कोविन ऐप में 5 मॉड्यूल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत चेस फाउंडेशन के अध्यक्ष बने डॉक्टर संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर बन गए हैं। डॉक्टर संजय कपूर ने कर्नाटक के वेंकट राजा राम को 2 वोटों से पराजित किया है। अखिल भारतीय चेस फाउंडेशन का ऑनलाइन चुनाव 4 जनवरी को संपन्न हुआ था, जिसमें डॉक्टर संजय कपूर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पहली बार यूपी से कोई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। वेंकट राजा राम को 31 तथा डॉक्टर संजय को 33 वोट मिले। इस चुनाव में 32 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया था। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विलियमसन। न्यूजीलैंड की तरफ से 7000 टेस्ट रनों का आंकड़ा पार करने वाले केन विलियमसन महज तीसरे बल्लेबाज हैं, उनसे पहले रॉस टेलर और पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ऐसा कर चुके हैं। सबसे कम पारियों में 7000 टेस्ट रन पूरा करने के मामले में केन विलियमसन ने पोंटिंग और
मियाद को पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों ने ही 145 टेस्ट पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं केन विलियमसन ने 144वीं पारी में यह कारनामा किया। उन्होंने आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजी की रैंकिंग में विराट कोहली और स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की गद्दी हासिल की थी। देखिए, इन क्वेश्चंस को, यानी कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये इसलिए बनाया जा रहा है जैसे अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं या आप उतना समय नहीं दे पाते हैं तो आप एक वीडियो में पूरे हफ्ते की न्यूज़ को कवर कर सकें। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में फिर लगा 1.5 महीने का लॉकडाउन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के लगातार बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में ही रहना होगा और सिर्फ जरूरी काम से ही निकलने की इजाज़त होगी। कोरोना संकट से निपटने के लिए फरवरी के मध्य तक नया नेशनल लॉकडाउन लगाया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 4 जनवरी 2021 को ब्रिटेन में के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए कठिन समय है। देश के हर जिले में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल ब्रिटेन में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी। और जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी आने से मना कर दिया है। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशिया तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली इनामी राशि को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया है। इस निर्णय के तहत अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 75 लाख के स्थान पर 3 करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 50 लाख के स्थान पर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 30 लाख के स्थान पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु अकेडमी बनाई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने हेतु एक और बड़ा कदम उठाया है। तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना की गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। एमसीडी के पूर्व पार्षद और दिल्ली तमिल संगम के सदस्य एन राजा को अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार तमिल एकेडमी के माध्यम से भाषा कोर्स प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार ने इसमें पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, हिंदी, मैथिली और भोजपुरी अकादमियों की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, केरल सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते देखते हुए उसे आपदा घोषित कर दिया है। और आज की न्यूज़ में आपको बताया गया था कि 10 राज्यों में ये फैल चुका है। केरल सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे आपदा के तहत घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर अलर्ट पर हैं। केरल में अब तक 1700 बत्तखों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के झालवाड़ा, कोटा समेत 10 जिलों में अब तक 625 पक्षियों की जान जा चुकी है। जर्मनी ने देश में दोबारा सख्त लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी ने भी देश में दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ता देख जर्मनी की सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इसे लेकर बयान जारी किया है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 30 दिसंबर 2020 को पहली बार जर्मनी में एक दिन में संक्रमण से 1000 से अधिक मौतें हुई थीं। जर्मनी, जिसकी कैपिटल है बर्लिन, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेफमियर। नेक्स्ट है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ने सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची जारी की। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ने सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची जारी की है। पहले स्थान पर मौजूदा अमेजॉन के मुखिया जेफ बेजोस ने वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए 10 अरब डॉलर, लगभग 732 अरब रुपए का दान किया है। दूसरा सबसे बड़ा दान फिल नाइट और उनकी पत्नी ने किया है। नाइट और उनकी पत्नी ने नाइट फाउंडेशन को 90 करोड़ डॉलर और ऑरेगन यूनिवर्सिटी को 30 करोड़ डॉलर दिए हैं।
आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर लगाया 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके पीछे कारण रिकवरी और कलेक्शन प्रक्रियाओं समेत विभिन्न निर्देशों का उल्लंघन है। कंपनी के खिलाफ रिकवरी व कलेक्शन तरीकों को लेकर बार बार शिकायतें भी आई हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बजाज फाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है। इसका मकसद ग्राहकों और कंपनी के बीच किसी ट्रांजैक्शन या करार की वैधता पर फैसला देना नहीं है। आरबीआई के बारे में जान लीजिए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। MR राव जिनकी नियुक्ति अक्टूबर में हुई थी, BP कानूनगो, MK जैन और MD पात्रा। सौर परियोजनाओं से वर्ष 2022-23 तक मिलने लगेगी सौर ऊर्जा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। 600 मेगावाट वाले इस परियोजना में अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए है। सोलर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। बांध पर जलस्तर कम ज़्यादा होने पर यह स्वतः ही ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहेंगे। तेज लहरों और बाढ़ का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य की किरणों से निरंतर बिजली का उत्पादन मिलता रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत और इजराइल के मध्यम रेंज की मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। भारत और इजराइल ने हाल ही में मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोनों देशों ने अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया है। इसका उद्देश्य शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह मिसाइल शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी में मार गिरा सकती है। प्रणाली में उन्नत रडार, कमांड और नियंत्रण, मोबाइल लॉन्चर और अत्याधुनिक RF अन्वेषक के साथ इंटरसेप्टर है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर चुनी गई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर चुना गया है। नैन्सी पेलोसी ने 2016 वोट हासिल किए। पेलोसी 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी। इस पद पर चुनी जाने वाली वह पहली महिला हैं। स्पीकर अमेरिकन संसद का रणनीतिक और संसदीय नेता होता है। पेलोसी ने ट्वीट किया कि 117वीं कांग्रेस में बतौर स्पीकर सेवाएं देने के लिए चुने जाने पर वह सम्मानित महसूस कर रही हैं। अरुण कुमार गोस्वामी ने ली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ। अरुण कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने विजयवाड़ा में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति गोस्वामी इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। पिछले सप्ताह उनका तबादला आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किया गया है। ईरान ने 20% तक यूरेनियम का संवर्धन किया है। हाल ही में ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवेदन शुरू किया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान से बढ़ते सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत निमित्ज को तैनात करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों की गतिविधि पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई है। एक दशक पहले ईरान के 20% यूरेनियम संवर्धन के फैसले में उसका इजराइल के साथ तनाव हो गया था। यह तनाव 2015 में परमाणु समझौते के बाद ही कम हुआ था। ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल। गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है।
गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मस्कट से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 2020-21 में इस योजना में दाहोद, पाटन, महासागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, खेड़ा, तापी, वसलसाड़, आनंद और गिर सोमनाथ और को भी शामिल किया जाएगा। 2022-23 तक बाकी जिलों को भी कवर किया जाएगा। एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अमेजॉन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की नेटवर्थ 188 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 मिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। ऐसा टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर वृद्धि के चलते हुआ है। इस सूची में 500 अरबपति शामिल हैं। बता दें कि बेजोस 2017 में दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजनाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है और अब तक की विभिन्न छोटी परियोजनाओं का कुल क्षमता 133 मेगावाट है। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि नई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं कारगिल और लेह जिलों में पड़ेगी। नेक्स्ट है कि मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल का निधन। मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल का हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। वे 79 साल के थे। उन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। सत्यपाल पिछले महीने से काफ़ी बीमार चल रहे थे। उन्हें दिसंबर में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने 1980 तक भारत में पहला साड़ी बुटीक लाफेयर शुरू किया था। फिर अपने बेटे के साथ मिलकर साल 1986 में अपना फैशन ब्रांड शुरू किया था। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिसलई साउंदरराजन, यहाँ पर साउंदरराजन नहीं सुंदरराजन ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई है। जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल गई हैं। इस समय वह देश के 25 हाईकोर्ट में से वर्तमान में एक अकेली मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवासी भारतीय दिवस क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी। यह योजना जम्मू कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार ने क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विकास योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को फायदा मिलेगा। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में जम्मू कश्मीर की बड़ी भूमिका को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह योजना जम्मू कश्मीर की स्थानीय क्षमताओं के उपयोग का बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता समझौता। यह समझौता ज्ञापन निर्धारित कुशल कामगारों के संबंध में तय व्यवस्था के उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के संबंध में है। इसके तहत दोनों देशों के बीच सहभागिता और सहकार से जुड़ा एक संस्थागत तंत्र स्थापित होगा जो किसी
जो इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भारत और जापान के संबंध हमेशा से काफ़ी मजबूत हैं और स्थिर रहे हैं। ज्ञापन की संस्कृति पर भारत में जन्मे बंदूक धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जापान की कई कंपनियों जैसा कि सोनी, टोयोटा और होंडा ने अपनी उत्पादन इकाइयां भारत में स्थापित की हैं और भारत की आर्थिक विकास में योगदान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दी है मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बीच में 2:1 के अनुपात में बहुमत से यह फैसला सुनाते हुए कहा कि पीठ सरकार को इस योजना के लिए मंजूरी दे रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी थी। नए संसद इमारत 4,000 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और भव्य कलाकृति से युक्त होगी। इमारत एक तिकोना ढांचा होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसमें एक बड़ा संविधान हॉल हो, सांसदों के लिए लॉन्च और लाइब्रेरी जैसे कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट है कि डिजीज एक्स क्या है। कोरोना से भी तेज होगा डिजीज एक्स का खतरा। इबोला वायरस की खोज में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर जीन जैक्स मुएब तामफम ने कहा है कि इस बारे में कहा है कि अलर्ट किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि डिसीज एक्स कहा जा कर रुकेगा, अभी यह कहना कल्पना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह अस्तित्व में आता है तो यह कोरोना महामारी से कई गुना अधिक खतरनाक है। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन योजना शुरू की है, जो कि आपको इसी वीडियो में बताया जा चुका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। वो भी आपको बताया ही जा चुका है इस वीडियो में, क्योंकि वहाँ पर कोरोना का जो नया स्ट्रेन पाया गया है वो काफ़ी स्ट्रांग है और वहाँ पर ब्रिटेन में 45 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। वर्ल्ड ब्रेल डे 2021। इस दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर बातें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते हैं, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई ना कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टि बाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना है और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। ब्रेल एक लेखन पद्धति है। यह नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सृजित की गई है। यह एक उद्देश्यनीय लेखन प्रणाली है। सरकार ने मध्य प्रदेश में कौवों की मौत के बाद बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। देखिए, बर्ड फ्लू जिस तरीके से सब जगह फैल रहा है, वहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी अब कौवों की मौत हुई है। तो भारत में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। वहीं राजस्थान और गुजरात में पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। जापान बना रहा है लकड़ी की सैटेलाइट, जाने क्या है पूरी जानकारी। अंतरिक्ष में अब ऐसा सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है जो लकड़ी से बना होगा। वापस आते समय धरती दाखिल होते ही यह पूरी तरह से जल जाएगा, जिससे कोई मलबा तैयार नहीं होगा और अंतरिक्ष सुरक्षित रहेगा। हालांकि जापान इस नए सैटेलाइट पर काम कर रहा है। इस मटेरियल का प्रयोग पहले पृथ्वी के अलग अलग वातावरण में किया जाएगा। उपग्रहों की बढ़ती संख्या के कारण अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता जा रहा है। इसे स्पैम जंक कहते हैं। देखिए, आज की वीडियो में सभी न्यूज़ को, यानी कि हफ्ते की डे बाय डे की एक एक न्यूज़ को कवर किया गया है। कोई ऐसी न्यूज़, मतलब मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि कोई न्यूज़ मैं ना छोड़ूं, लेकिन फिर भी आप अब से ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका, मैं मान के चलता हूँ कि बहुत हद तक करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। और अभी अगर आपके कमेंट आते हैं कि इस वीडियो के PDF के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो का PDF आपको प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी ज्वाइन करना होगा। जितने भी PDF हैं या वीडियो चैनल पर कौन सा वीडियो अपलोड होने वाला है,
वो सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं सक्सेस विद राय एकेडमी, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में जितने पॉइंट थे उनको कवर किया गया है। अब हम नेक्स्ट वीक यानी कि सेकेंड वीक जनवरी 2021 में मिलेंगे, तो उसमें जितने इस सप्ताह आने वाले सप्ताह के जितने करंट अफेयर्स वीडियो क्वेश्चंस होंगे आपको समाहित करके दिया जाएगा। और पहले ये वीडियो मैं देता था लेकिन बीच में ये वीडियो रुक गए थे। अब से आपको वीडियो की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। कोशिश करूँगा कि रीजनिंग और मैथ भी स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि इंग्लिश और जीएस आपकी चल रही है, उसमें मैथ और रीजनिंग स्टार्ट करना बाकी है। और उत्तर प्रदेश का भी एक आर्टिकल मैंने डाला था कि नई वैकेंसी आ रही, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। आपको जॉब से मतलब है, नौकरी से मतलब है, चाहे आप कहीं पर भी करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।